लॉ बहुत ही क्लियर है और अमेरिका में भी है, ये खाली भारत में नहीं है। 50 साल के बाद भी ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें कि सजाए मौत हो सकती हो, आजीवन कारावास की का प्रावधान हो, वो 50 साल के बाद भी अगर कोई एविडेंस, अगर कोई बात ऐसी निकल के आती है कि उस वक्त जो मृत्यु हुई थी या जो भी अपराध हुआ था, उस अपराध के कुछ प्रमाण हैं हमारे पास, साक्ष्य हैं, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो वो होगी। अगर वो मैटर पूरी तरह से क्लोज कर भी दिया गया हो तो, 50 साल उस घटना को बीत गया हो तो भी। अब ये एक सेट लॉ है। उसके बाद भी जस्टिस भोसले और जस्टिस गडकरी ने कई हियरिंग की, कई तारीखें दी। मैं हैरान हूं कि उन्होंने आदेश नहीं दिया। आलोक आराधे आए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए हैं, आए, सुना, फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस सारंग कोतवाल आए, उन्होंने नोटिस तो जारी किया कि रिप्लाई फाइल करो। रिप्लाई फाइल करने की आवश्यकता नहीं थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस एक्ट सीधे कहना चाहिए था। जो आधे घंटे में कह दिया पटना हाई कोर्ट ने, उनको कहना चाहिए था कि एफआईआर दर्ज करो, खत्म। और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बुला करके पूछना चाहिए था कि तुमने एफआईआर लिया क्यों नहीं। उनके खिलाफ ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जानी थी, ये जस्टिस सारंग कोतवाल के ही जानिब से। ये मामला तो बेंच, दूसरा बेंच, सारंग कोतवाल को ही यह आदेश दे देना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सरेआम अवहेलना हो रही है, फौरन से पेशतर तुम एफआईआर करो मालवानी पुलिस स्टेशन को। यह आदेश जाता और मुंबई पुलिस कमिश्नर को समन जाता, भाई आपके माथा जी एफआईआर कर क्यों नहीं रहे हैं, उसी दिन हो जाना चाहिए था। पटना हाईकोर्ट ने 10 मिनट में कर दिया। चीटिंग का मामला है, ये तो संगीन, गंभीर, सर्वश्रेष्ठ अपराध है जो कि इंडियन पिनल कोड के तहत आता है, सबसे संगीन अपराध है। उसमें तो आजीवन कारावास की सजा है, उसमें तो सजाए मौत का प्रावधान है। तो सारंग कोतवाल जी को उसी समय कहना चाहिए था, नहीं कहा। दूसरे जज साहब आए, आलोक आराधे साहब आए, एक बार सुना, नहीं कहा। एक बेंच बैठी, दूसरी बेंच आई, एक जज ने रिक्यूज कर लिया खुद को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम सीबीआई की तरफ से कुछ कर, वो रिक्यूजल हो गया। 2 सदस्यीय बेंच आई, 2 बार 3 बार हियरिंग की, आदेश नहीं गया। अब आया मामला चीफ जस्टिस के कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने पहली ही हियरिंग में सवाल पूछा कि एफआईआर अभी तक इसमें हुआ क्यों नहीं है, पूछा है। हालांकि चीफ जस्टिस को चाहिए था, पूछने की जरूरत नहीं थी। फिर वही लॉ, फिर वही पटना हाई कोर्ट का उदाहरण, वही लॉ, वही केस लॉ, उसी का जिक्र कर रहे हैं नीलेश ओझा, जिसका जिक्र पटना हाई कोर्ट में हुआ है। तो जस्टिस चंद्रशेखर जी को कहना चाहिए था कि भाई इतनी हियरिंग हो गई है, अभी तक 12 महीना में रिप्लाई फाइल कर रहे हो और एडजर्नमेंट मांग रहे हो। किस बात का एडजर्नमेंट? वाई देयर शुड बी एनी एडजर्नमेंट एनी मोर? लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ने भी यही नहीं कहा। आज फिर आज 15 अप्रैल को मैटर लगा हुआ, 58वें नंबर है। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कहेंगे, लेकिन आज मैं करोड़ों एसएसआर वॉरियर, लाखों अपने दर्शकों की तरफ से जो उनकी इच्छा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं मिलॉर्ड। क्या आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई जाए? आधार क्या बन रहा है? जिस आधार पर पटना हाई कोर्ट ने पटना पुलिस को कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, यह जानते हुए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर आपके पास कंप्लेन आता है तो आपको एफआईआर करना है, आपने उसकी अवहेलना की है, सुप्रीम कोर्ट का यह केस लॉ है। उसी आधार पर पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई हो सो हो, लेकिन क्या आज श्रीमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, उनके सामने मैं ये दलील दे रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ क्रोर्स ऑफ एसएसआर वॉरियर, इट इज देयर अपील, और जनता ही सर्वोपरि है, जनता की अदालत ही सर्वोपरि है। उनके मन में यह संदेह आया है कि साहब अगर पटना हाई कोर्ट ने पटना पुलिस को जिम्मेदार ठहराया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जिम्मेदार ठहराया, तो वो जज जो ये जानते हुए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेन आया है, एफआईआर फाइल नहीं हो रहा है, इतने साल से ये मामला लटका आ रहा है, तो क्या जस्टिस सारंग कोतवाल, क्या जस्टिस गडकरी, क्या जस्टिस भोसले और क्या जस्टिस श्रीमान आलोक आराधे जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इन सबके खिलाफ कंटेम्प्ट का मुकदमा सुओ मोटो
चलाएंगे श्रीमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं, ये तो मैं हवा की बात कर रहा हूं, ये तो कैसी अनर्गल बात कर दिया आपने। मैं कोई अनर्गल बात नहीं कर रहा हूं। जब न्याय की रक्षा की दलील दी जा रही है, मैं सिर्फ वही दलील दे रहा हूं। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं माननीय अदालत की अवहेलना करूं, उनकी शान में गुस्ताखी करूं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं, और यह करोड़ों जनता की आवाज है कि जिस आधार पर वहां पुलिस वालों के खिलाफ कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग शुरू हुआ, तो क्या जज साहब के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या यह नोइंग इग्नोरेंस है या नहीं है? आप नोइंगली इग्नोर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड केस लॉ को, जो कानून का रूप ले चुका है। आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं सरेआम, सबके सामने में, दिन के उजाले में, और आप अपोजिट पार्टी को फेवर कर रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं। किसके दबाव में कर रहे हैं? क्या यह आरोप लगता है या नहीं लगता? क्यों कर रहे हैं? जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर का आदेश दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? किसका दबाव है? क्यों नहीं यह सवाल आपसे पूछा जाए कि आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? यह सवाल मेरे नहीं है, करोड़ों जनता के सवाल है, करोड़ों जनता के सवाल है। यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाए आपसे कि आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? और एक सवाल तो और भी महत्वपूर्ण है, अगर आरोपी कोई बड़ा हो तो कानून हमारा शिथिल पड़ जाता है। जैसे जस्टिस यशवंत सिन्हा के मामले में, यशवंत वर्मा के मामले में शिथिल पड़ गया, कोई एफआईआर नहीं, करोड़ों रुपए किसके थे नहीं थे, कोई जांच हुई ही नहीं। अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब वो ठंडे बस्ते में चला गया। इस्तीफा देना महत्वपूर्ण नहीं है, क्राइम अगेंस्ट स्टेट जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्टेट की क्या भूमिका है? स्टेट कैसे परफॉर्म करेगी? रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड है इस देश में या नहीं है? रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा या किसी ने अपराध किया, पता नहीं, उसमें नाम आया, उन्होंने इस्तीफा दिया, बाहर निकल गए? ऐसा हो सकता है क्या? जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यशवंत वर्मा अपराधी हैं, बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आरोप लगे हैं। यशवंत वर्मा को फौरन सामने आकर के कहना चाहिए था कि एफआईआर किया जाए मेरे खिलाफ और जांच की जाए। जब तक मैं इस जांच से स्वच्छ होकर के नहीं निकलूंगा, मैं स्वयं इस पद से अपने को अलग करता हूं और जांच में शामिल होने का वचन देता हूं, और इसे स्पीडी ट्रायल में लाया जाए, क्योंकि यह मामला यशवंत वर्मा का नहीं है, मामला जुडिशरी पर भरोसे का है। एक बार अगर भरोसा टूट गया, अब तो खैर टूट ही रहा है, हर पल टूटते जा रहा है, हर पल टूट रहा है। एक बार क्या कितनी बार टूटेगा कहना मुश्किल है। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है, अद्भुत फैसला है, अद्भुत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को उलट पलट करके अंडमंड कर दिया है। क्या कहा जाए? तो अगर एक बार जुडिशरी से भरोसा टूट गया तो फिर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा फंक्शनल डेमोक्रेसी में। एंड इन ए फंक्शनल डेमोक्रेसी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज मोर इंपरेटिव फॉर एनीथिंग। यह सबसे ज्यादा अत्यावश्यक है, सबसे ज्यादा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। अगर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब उस स्टेट में होना असंभव है। फिर वहां पर फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां जस्टिस नहीं है वहां इनजस्टिस है, और अगर इनजस्टिस है फिर उस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। और आप इनजस्टिस को प्रोपगेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रापुलेट कर रहे हैं, आप उसको मल्टीफोल्ड एक्स्ट्रापोलेशन में ले जा रहे हैं। यह कब तक चलेगा? इसलिए अब आपके सामने बहुत कम आधार हैं अपने को बचाने का। और आज मैं जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत से मैं ये चाहता हूं कि आपके सामने मैंने ये दलील दी है, पटना हाईकोर्ट का उदाहरण दिया है, आपके ही सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले के कई उदाहरण हैं जो यह साबित कर रहा है। मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के उलट
मर्डर केस में या दूसरे केस में उनके फैसले को उलट करके अपना फैसला दिया है। और उसी ललिता केस का हवाला देते हुए, 2014 के ललिता केस का हवाला देते हुए कई निर्णय आए हैं। अरे अभी तो हाल में एक कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का हवाला दिया जा रहा है 0 एफआईआर के मामले में। क्यों? क्योंकि एक जो एनसीपी के लोग हैं ना, वो अजित पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर के वहां पर एफआईआर नहीं हो रहा है। हालांकि उसमें एयरपोर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट ब्यूरो जो है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स चल रहा है, उसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी ढूंढा जा रहा है। यहां जो पूरा कॉन्स्पिरेसी का तथ्य दे रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही, उस पर चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। अद्भुत है, दिमाग को भटकाओ, इधर ले जाओ। अशोक खरात का प्रकरण आया तो टीसीएस वाला भी आया। टीसीएस वाला मामला बहुत गंभीर है, उस पर मैंने शो किया है। टीसीएस पर एनआईए की एंट्री हो गई है, कवायद जारी है। लेकिन सवाल है कि आज 58 नंबर पर सुनवाई होगी? हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपके सामने फिर मैंने दलील दी है, करोड़ों लोगों की भावनाएं रखी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रशेखर आज हमारी भावना को सुनेंगे, जैसा कल सुना और 15 अप्रैल को तारीख लग गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारी भावना का वो ख्याल रखेंगे और कानून का ख्याल रखेंगे। कानून के बाहर मैं एक इंच नहीं उनको कह रहा हूं बाहर जाने के लिए। कानून की पेरीफेरी में ही कानून का पालन करवाएंगे। वो जो कानून का पालन इंस्टीट्यूशन नहीं कर रही है, हमें उम्मीद है कि जस्टिस चंद्रशेखर जरूर करवाएंगे। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। वी आर वेटिंग फॉर द जजमेंट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।